चलिए भाई, इमोशनल ईएमएफ। देखो, इमोशनल ईएमएफ हम पढ़ेंगे अब। उसके पहले मैंने बता दिया ये पार्ट 2 है, चैप्टर नंबर 6 ईएमआई फिजिक्स क्लास 12। ठीक है। अब हमें ये देखो, हमें ये पता चलता है एक्सपेरिमेंट से और आगे कि हम कोई भी कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे घुमाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी कंडक्टर को मोशन में लाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। उस वायर में, कंडक्टर में क्या हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। अगर उस कंडक्टर को किसी क्लोज सर्किट से जोड़ दोगे तो मतलब वो कंडक्टर एज ए सेल काम करने लगेगा। किसी भी कंडक्टर को फिर से सुन लो, मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसको मूव कराएंगे या घुमाएंगे तो उसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगा और वो कंडक्टर एज ए सेल या एज ए बैटरी, हालांकि बैटरी तो नंबर ऑफ सेल को बोलते हैं, तो एज ए सेल काम करने लगेगा। ठीक है। तो ये देखो, ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ। कोई भी कंडक्टर हमने ले लिया, एक वायर, उसका लेंथ एल है और उसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे हम घुमा रहे हैं। ठीक है। तो देखो, इसमें बहुत सारे केस हो सकते हैं। हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आपने घुमाना शुरू कर दिया, या उसके परपेंडिकुलर घुमाना शुरू कर दिया, या लेंथ, वो जो आपका कंडक्टर है ना, कंडक्टर का जो लेंथ है उसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो गई, या वी और बी की डायरेक्शन सेम हो गई, या वी और एल की डायरेक्शन सेम हो गई। तो ये अलग अलग केस बनेंगे। ठीक है। अगर बस इसमें मतलब मोटा मोटा ये जान लो कि कोई भी दो यूनिट या कोई भी दो क्वांटिटी वी बी एल में से कोई भी अगर लीनियर हो गया, पैरेलल हो गया, तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ जीरो होगा। समझ गए ना। तो इसमें केस देखो, पहला केस में मैंने दिखाया है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आप एक कंडक्टर ले जा रहे हो, मतलब वी और बी सेम पैरेलल हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए, तो आपका क्या हो जाएगा, ईएमएफ जीरो हो जाएगा। ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। भाई ईएमएफ आप जानते हो ना, क्यू वी बी साइन थीटा होता है। तो क्यू वी बी या आई बी एल साइन थीटा होता है, आई बी एल साइन थीटा है कि नहीं। फोर्स इक्वल टू यही होता है ना। तो और ईएमएफ क्या होता है, बी वी एल। ये जो आपका ईएमएफ होता है बी वी एल, तो ये सब आपने पढ़ा था। फिर ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा बी वी एल। तो कोई भी तीनों में से कोई भी दो कंपोनेंट अगर पैरेलल हो गए तो आपका ईएमएफ जीरो हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने केस देखो अलग अलग दे दिए, केस अलग अलग दे दिए। अब देखो केस 4 में, चौथे केस में क्या होगा कि अगर आपका कोई भी वायर किसी भी शेप का अगर रखोगे मैग्नेटिक फील्ड में और उसको एक वेलोसिटी दोगे तो क्या होगा, ये जो आपका शेप चाहे जो हो, लेकिन उसके दोनों एंड के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वही लिया जाएगा। ये भी देखो शेप थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वही लिया जाएगा एल। ठीक है। तो ये केस 4 हो गया। अगर हम किसी भी डायरेक्शन, देखो अगर आपका थीटा होगा, बी वी एल होता ना, देखो ई इक्वल टू क्या हो रहा है, ई इक्वल टू हो रहा है बी वी एल। तो अगर इसमें, ये तो मैंने बता दिया केस, इसकी ज़रूरत नहीं है। केस नंबर 4 भी बता दिया। अब देखो मोशनल ईएमएफ इन रोटेशनल रॉड। अगर किसी भी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराओगे तब भी आपका ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। एक होता है लीनियर मोमेंट, एक होता है रोटेशनल मोमेंट। अगर किसी भी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में आप रोटेशनल मोशन दोगे ना, उसमें भी ईएमएफ, मतलब वो कंडक्टर एज ए सेल काम करने लगेगा और उस कंडक्टर में अगर आप एक सर्किट जोड़ दोगे तो वहाँ करंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो रोटेटिंग रॉड है, देखो इसमें मान लो एल लेंथ का रोटेटिंग रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड देखो ये क्रॉस है तो इसका मतलब इनवर्ड है। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, ठीक है। डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और आपका रोटेशनल जो आपका ये रॉड है वो, उसकी लेंथ एल है और उसको आप ओमेगा वो दोगे, ओमेगा वेलोसिटी से एंगुलर वेलोसिटी दोगे। तो देखो इसमें डी आप जानते हो बी वी एल होता है। अब वी इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है। आपने चैप्टर क्या क्लास 11th में आपने पढ़ा था, वी इक्वल टू ओमेगा आर होता है। तो यहाँ पर हमारा ये जो डिस्टेंस है ना, छोटा सा चार्ज, ये छोटा सा जो पार्ट है डी एक्स, इसकी डिस्टेंस मान लो यहाँ से एक्स है, इसकी, इसलिए इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा एक्स हो जाएगा। तो ओमेगा एक्स डी एक्स आपका टोटल पोटेंशियल हो जाएगा। पोटेंशियल को जब हम क्या करेंगे, पूरे लेंथ के लिए इसको निकालेंगे। क्या करेंगे, पूरे लेंथ के लिए। तो यहाँ हम लिमिट रख दिए 0L। ठीक है। उसके बाद हमारा ये आ गया लास्ट वैल्यू, ये दिस मच, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी आ गया इतना। अब ए यहाँ ले सकते हो, बी यहाँ ले सकते हो। ठीक है।
तो ए बी दोनों रॉड के बीच में आपका पोटेंशियल क्या आ जाएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। तो दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। अगर बीच में कोई और पॉइंट है, मान लो सी है, तो उसके बीच में भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेंथ अलग अलग हो जाएगा भाई। अब यहाँ पहले 0 से लिया था एल, अब यहाँ क्या लिखा, एक्स से एल लोगे, तो यहाँ पर एल नहीं आएगा, यहाँ पर एल स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन करोगे तो लिमिट अलग अलग लिमिट में अलग अलग आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। 0 से एल लोगे तो ये लगेगा। ईएमएफ इंड्यूस इन रोटेशनल डिस्क, किसी भी डिस्क में ईएमएफ कितना होता है इंड्यूस, कोई रोटेशनल डिस्क किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है तो उसके रेडियस के यहाँ पर एल की जगह रेडियस आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो एक रेल कॉन्सेप्ट होता है, जैसे आपकी ट्रेन बड़े बड़े कंट्रीज में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन चलती है ना, जो कहते हैं ना बहुत स्पीड से हाई स्पीड ट्रेन होती है, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे डिपेंड करती हैं और उसको मोशनल ईएमएफ मिलता है। क्या मिलता है, मोशनल। जितना वो मूव करेगा उसका ईएमएफ मिलता जाएगा और उस हिसाब से उसको फोर्स मिलता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे फ्लक्स चेंज होता रहेगा उसमें ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल मिलेगा, पोटेंशियल की वजह से उसको फोर्स मिलेगा। आप जानते हो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, IBL। देखो इस तरीके से फोर्स इतना हो जाएगा, इसको पावर कितनी मिलेगी देख लो, पावर कई गुना मिल रही है कि नहीं। तो इसमें देखो मान लो आपका एक लेंथ है L है, कंडक्टर, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके आप इसके रेस्पेक्ट में इसको घुमा रहे हो, L भी परपेंडिकुलर है, V भी परपेंडिकुलर है, सब मतलब सब एक दूसरे से परपेंडिकुलर। जैसे मान लो B इधर है अंदर की तरफ, आपका V इधर है X की तरफ, है कि नहीं, और आपका L क्या है, Y की तरफ, ऐसे। तो ये आपका L है, L Y की तरफ है, ये X की तरफ है और ये Z की तरफ है। तो तीनों परपेंडिकुलर हो गए, तीनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर। तो उसकी वजह से आपका क्या निकलेगा बेटा, F इक्वल टू क्या होता है, IBL। इस पर फोर्स कितना लगेगा, IBL। अब I इक्वल टू तुम जानते हो EMF अपॉन R, I इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन R। अब E आपने निकाल लिया BBL, तो इसके हिसाब से अगर आप फोर्स निकालोगे जितना होगा, देखो फोर्स बहुत ज़्यादा मिल रहा है कि नहीं। लेंथ के इनवर्स, फोर्स बढ़ाना होगा तो B बढ़ा दो, लेंथ बढ़ा दो, वेलोसिटी बढ़ा दो, तो आपका फोर्स भी बढ़ जाएगा, पावर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी इंजन है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो जो मोशनल कोई भी व्हीकल है, उसको इस तरीके से पावर बढ़ा सकते हैं। V बढ़ा दो, B बढ़ा दो, L बढ़ा दो, तो आपका मतलब स्क्वायर के उसमें रेशियो में बढ़ेगा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं बेटा। ये आपका अब आ जाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सेल की वजह से होता है, लेकिन AC जो अल्टरनेटिंग करंट की वजह से फील्ड होता है, उसका क्या होता है, वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से की वजह से होता है। तो यहाँ पर देख लो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और L को जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो टोटल EMF आ जाएगा। क्यों, क्योंकि EL इक्वल टू जानते हो EMF होता है, वोल्टेज। तो ये आपने पढ़ा था ना, V इक्वल टू क्या होता है भाई, EDL। ये आप अभी तक तो पढ़ते आ रहे हो। तो EDL क्या है, V के बराबर है, तो मतलब EMF आपका मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के बराबर होता है। तो ये नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ठीक है। ये जो आपका मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो नॉन कंजर्वेटिव है। तो NC क्या है, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव जानते हो, कंजर्वेटिव पाथ पे डिपेंड करता है, नॉन कंजर्वेटिव पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। फॉर सिलेंड्रिकल, अब देखो ई जो फील्ड होती है वो क्या होता है, फील्ड आपका सिमेट्रिक भी हो सकती है। सिमेट्रिक मतलब आपका जैसे बहुत सारे सिमेट्रिकल शेप होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। बीइंग नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, द कॉन्सेप्ट ऑफ द पोटेंशियल हैज़ नो मीनिंग ऑफ सच ए फील्ड। अगर मतलब ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल हैज़ नो, तो ये जो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है ना, इसके लिए कोई मीनिंग नहीं रखता। दिस फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द कंजर्वेटिव इलेक्ट्रो, मतलब जो आपका कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, ये फील्ड उससे डिफरेंट है। ये फील्ड चेंज करता है, क्या करता है, चेंज करता है। द फील्ड कैन वेरी विथ टाइम, ये फील्ड क्या होता है, वेरी कर सकता है विथ टाइम। द प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिव क्लोज लूप इज नॉट नेसेसरी टू हैव इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड।
कंडक्टिव क्लोज लूप होने से ये नहीं 100% श्योर हो जाता कि वहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ या इलेक्ट्रिक फील्ड है, एज लॉन्ग एज बी चेंज विद इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, तो कंडक्टिव क्लोज लूप है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज करेगा। ठीक है, ये पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है इस पर। ठीक है, अब आ जाओ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है भाई, आप जैसे सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन मैं इस तरीके से समझाऊँ, जैसे आप मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं और आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि हमें भाई डॉक्टर बनना है या एनडीए ऑफिसर बनना है या कोई भी कहीं भी ऑफिसर बनना है, तो आप पढ़ाई उस एम को रखते हुए अपने मद्देनज़र या कोई भी आप टारगेट बना के कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो क्या है, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर कोई कॉइल है, कॉइल के अपने करंट की वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, जो अप्लाइड पोटेंशियल को क्या करेगा, अपोज करेगा। मतलब अप्लाइड पोटेंशियल को वो आने नहीं देगा, बोलेगा भाई नहीं, चेंज नहीं होना है। तो इंड्यूस ईएमएफ खुद के कॉइल की वजह से उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं, और सेल्फ इंडक्शन की वजह से जो अप्लाइड वोल्टेज है उसका अपोज होगा। ठीक है, तो ये तो सेल्फ इंडक्शन हो गया। एक होता है म्यूचुअल। म्यूचुअल मतलब आपसी, जैसे मान लीजिए आप 4-5 दोस्त हैं आपके और आपके दोस्त बड़े तेज़ हैं पढ़ने में, तो आप भी उनको देखी देखा पढ़ रहे हो, उनकी देखी देखा आप इम्प्रूव कर रहे हो अपने अंदर, या कोई भी आप जब म्यूचुअली जो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप जो काम करते हैं वो क्या होता है, म्यूचुअल होता है। इसी तरीके से इसमें भी है, अगर आपका एक कॉइल दूसरे कॉइल के रेस्पेक्ट में दूसरे कॉइल के करंट की वजह से उसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा है, फिर से सुन लो, इसमें 2 कॉइल, म्यूचुअल में 2 कॉइल होने ज़रूरी हैं, तो एक कॉइल के करंट से दूसरे में ईएमएफ में कोई चेंजिंग हो रहा है या ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो इसके डिफिनीशन वगैरह मैंने लिख दिया है, यू कैन राइट एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड मेक दिस सर्किट। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन अब क्या होता है, थोड़ा सा हम मैथमेटिकल फॉर्म किया। सेल्फ इंडक्शन जैसे ओम्स लॉ आपने पढ़ा है ना, ओम्स लॉ में पढ़ा था कि आपका V प्रोपोर्शनल टू I होता है, उसी तरीके से यहाँ पर होता है, क्योंकि ये सेल्फ इंडक्शन होता है कॉइल की वजह से ना, आपके वायर की वजह से तो होता नहीं है, उसमें कॉइलिंग की वजह से होता है। तो कॉइल में क्या होता है, फ्लक्स होता है, तो इसमें होगा EMF की जगह, वोल्टेज की जगह यहाँ फ्लक्स आ जाएगा। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब I क्या करेगा, डिसाइड करेगा फ्लक्स कितना जाएगा। I अगर वेरी करेगा तो फ्लक्स भी वेरी करेगा, I अगर कम होगा तो फ्लक्स कम हो जाएगा, I ज़्यादा होगा तो फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा। तो I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर I दुगना करोगे तो फ्लक्स दुगना हो जाएगा, फ्लक्स दुगना करोगे तो I दुगना हो जाएगा। इस तरीके से मतलब ये ओम्स लॉ पे डिपेंड कर रहा है। और इसमें देखो ओम्स लॉ में कांस्टेंट क्या होता था, रेजिस्टेंस होता था। ओम्स लॉ में जो कांस्टेंट होता था वो R होता था। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, L। यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं, इसको बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं, इंडक्शन। इंडक्शन L से डिनोट किया जाता है और ये सिमिलर टू रेजिस्टेंस है, और इसका यूनिट क्या होता है बेटा, हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी। और ये भी रेजिस्टेंस की ही तरह किस पे डिपेंड करता है, डायमेंशन ऑफ वायर पे, वायर के नंबर ऑफ कॉइलिंग पे, इस पे सब पे डिपेंड करता है। अब आ जाओ फैराडेज का थोड़ा एप्लीकेशन करके हम इंडक्शन और करंट में थोड़ा सा रिलेशन निकालते हैं। आप ये जानते हो कि भाई E = d∅/dt होता है। फाई की जगह आप रख दो, फाई की जगह Li रख दो, तो L क्योंकि कांस्टेंट है, L बाहर आ जाएगा, di/dt हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका करंट क्या है, वेरी कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट, तो उसी का डिफ्रेंशिएशन हो सकता है टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि करंट यहाँ वेरिएबल है ना, AC यूज़ कर रहे हो, इसलिए टाइम के रेस्पेक्ट में उसका हो जाएगा। अगर वो I क्या होता है, DC होता है, तो di/dt क्या होता है, 0 होता है। मतलब इंड्यूस, मतलब कहने का मतलब DC सोर्स में इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ करंट कांस्टेंट होगा। DC सोर्स में करंट क्या होता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करते हो तो आप जानते हो 0 आता है। तो अगर आपका DC करंट है, DC सोर्स है, तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, ईएमएफ वहाँ कोई भी प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है,
अब देखो ईएमएफ और एल अलग अलग चीज़ है। एल क्या डिपेंड करता है, कॉयल पे, कॉयल की प्रॉपर्टी पे, कॉयल के नंबर ऑफ टर्न पे और कॉयल के वायर पे, डायमेंशन पे, इस पे सब पे डिपेंड करता है। एल उस पे सब पे डिपेंड नहीं करेगा, ईएमएफ पे और करंट पे, इस पे डिपेंड नहीं करता। जैसे आर डिपेंड नहीं करता था, आर डायमेंशन, टेम्परेचर, इस पे सब पे डिपेंड करता था ना, उसी तरीके। अब देखो मैंने ये बताया था कि कोई भी करंट अगर मान लीजिए आप यहाँ कंडक्टिंग करंट इसको दे रहे हैं, तो ये कॉयल है, कॉयल के अंदर क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। देखो छोटे छोटे ये वो कॉयल हैं, तो इसमें करंट चेंज होने की वजह से, क्योंकि एसी यूज़ कर रहे हो ना, एसी यूज़ करोगे तो, एसी मतलब वो नहीं एसी घर वाला, एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट यूज़ करोगे तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो इसे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और ईएमएफ क्या जो पोलैरिटी होगा, जो डायरेक्शन होगा, वो क्या होगा, अपोज करेगा। ईएमएफ क्या करेगा, ये जो आई इंड्यूस करंट है इसको क्या होगा, ये आपका इधर आएगा करंट, इधर देखो आईसी इधर फ्लो हो रहा है और आई इंड्यूस क्या होगा, इधर फ्लो होगा। मतलब इसको वो कर रिपल करेगा, इसको इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग बोलेगा, भाई नहीं नहीं तेज तेज नहीं आना, आपको स्लो स्लो आना है। उसके बाद अगर आप आई डिक्रीज करोगे तो ये आई मतलब आई मान लीजिए इसको रिड्यूस कर रहे हो, रिड्यूस मतलब इसमें रिडक्शन हो रहा है, आई सी जो है, आई सी जो है आपका रिड्यूस कर रहे हो, तो आई इन क्या करेगा, इसको इंक्रीज करना चाहेगा और इसको खींचेगा। ठीक है, तो इंड्यूस करंट क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अगर ये आई सी डिक्रीज होगा तो इंड्यूस करंट क्या हो जाएगा, इधर, उसको सपोर्ट करने लगेगा। ठीक है, तो उसको हम सेल के फॉर्म में बनाए हैं। हालांकि आप सेल अलग चीज़ है, डीसी सेल अलग चीज़ है। ये मतलब एक तरीके से जो आपका इंडक्टर है वो एज ए सेल बिहेव कर रहा है, एज ए सेल बिहेव कर रहा है। ठीक है भाई, करंट को रोकना या करंट को अपोज करना क्या होता है, सेल का काम होता है ना, फोर्स लगाना पड़ता है ना उसमें, तो इंड्यूस ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनाइड, किसी भी सोलेनाइड का सेल्फ इंडक्शन क्या होता है वो निकाल लेते हैं। सोलेनाइड में क्या होता है बेटा, फ्लक्स इक्वल टू तो बी ए, फ्लक्स इक्वल टू तो बी ए एन, एन भी होता है बैन। किसी भी सोलेनाइड में आपका बी क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, बैन। तो एन आपका क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कॉयल, और इसमें स्मॉल एन का यूज किया गया है, तो स्मॉल एन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कॉयल पर लेंथ। ठीक है, तो आप जानते हो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा, ये टोटल फ्लक्स है, तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू तुम ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल फ्लक्स इक्वल टू फाई एन। ठीक है, तो फाई एन क्या हो जाएगा बेटा, तो फाई आप जानती है फ्लक्स क्या होता है, बी म्यू नॉट एन आई ए, और यहाँ एन रहेगा ही। ठीक है, म्यू नॉट, इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट अनिल, देखो नया फार्मूला, अनिल नहीं, एल नहीं आएगा अभी, इसको आई बैन कह सकते हो, सॉरी म्यू नॉट आई बैन। अच्छा बी तो लिख दिया, नहीं नहीं, आप लिख सकते हो नहीं ना नहीं, चलो एक है बी म्यू नॉट एन आई है, हाँ म्यू नॉट एन आई है। अभी चलो इसको और कंप्लीट, तो इसमें डबल एन है, तो डबल एन को आप तोड़ दो, एन अपॉन एल हो जाएगा, तो यहाँ एन ऑलरेडी है। ठीक है, एन ऑलरेडी है तो इसको एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो एन स्क्वायर ए एल। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, एन स्क्वायर आई ए एल, आई 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 कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, एल, एल आपका आ गया दिस मच, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको करेंगे। अगर हाँ, अगर वी यहाँ से कर देखो, ये ए इंटू एल क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देंगे तो ये इंडक्शन पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, इंडक्शन पर यूनिट वॉल्यूम, या इसको बोलते हैं इंड्यूस डेंसिटी या इंडक्शन डेंसिटी ऑफ इंडक्शन, क्या, या इंडक्शन डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ इंडक्शन इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से देखो सेल्फ इंडक्शन मैंने बता दिया, इस ये मैंने जो बताया वही लिखा हुआ है। अब इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर को अगर हम दो जोड़ देंगे तो ये रेजिस्टेंस की वजह से, इसको मैंने कंपेयर कर दिया था ऊपर, रेजिस्टेंस की तरह ये जुड़ जाता है, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, किसी इंडक्टर में एनर्जी कैसे स्टोर होगा, तो एनर्जी क्या होता है आप जानते हो, L/2I² होता है। एनर्जी यहाँ पर देखो L/2I² होगा, इसको हमने किस तरीके से W/T किया है, ईएमएफ
क्या होता है, देखो EMF W इक्वल टू क्या होता है, VI या EI कह सकते हो। V इक्वल टू तुम जानते हो d∅/dt होता है, d∅/dt I। तो इसको अगर आप और d∅/dt फिर L के फॉर्म में लिख लेना, ये होता है LdI/dt, ठीक है, ये सब होता है। और यहाँ I है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो ये तो वर्क हो गया, है कि नहीं, हाँ वर्क हो गया। अच्छा ये IT भी होता है, सॉरी ये तो W इक्वल टू आपका होता है, इसमें VIT होता है W, तो यहाँ पर आप ये कर सकते हो W, ये देखो VIT होता है, VIT आपने पढ़ा था, वर्क इक्वल टू क्या होता है, हीट इक्वल टू VIT होता है ना, एनर्जी, तो वो W के बराबर होता है एनर्जी इक्वल टू फिर यहाँ पर आ जाएगा VIT, यहाँ पर I है ऑलरेडी, di/dt है, यहाँ dt है। अब dt एक उधर कर दो तो W यहाँ पर क्या हो जाएगा, W/T, तो ये आप कर दो इसमें di और इसको मल्टीप्लिकेशन करो तो W/T, और यहाँ पर है ये W/T कट जाएगा, यहाँ पर di हो जाएगा और I हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन वगैरह करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम देखो, इसको तो आप जानते हो ना, इसको आप जानते हो, तो इसका हम इंटीग्रेशन किए, फाइनल आंसर हमारा ये आ गया, U इक्वल टू आ गया हाफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एनर्जी आ गई। जब इसको एनर्जी को हम चेंज करेंगे इस फॉर्म में तो ये आ जाएगा n², इसको थोड़ा सा हम वो और फॉर्मुलेट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली ये आपका होता है एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं इसको, स्मॉल u को क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। अब आ जाइए म्यूचुअल इंडक्शन, जैसे मैंने बताया किसी भी कॉइल, मान लो इसमें करंट I1 है और इसकी वजह से फ्लक्स कैन चेंज किस में हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब करंट I1 की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है दूसरे में, तो इसको फ्लक्स 2 ड्यू टू 1 बोलेंगे, फ्लक्स चेंज इनटू, ये दोनों बराबर होते हैं। फ्लक्स देखो 1 में चेंज होगा I2 की वजह से, तो 1 तो ये आ जाएगा, N1 में I2 की वजह से मतलब यहाँ पर I करंट 2 हो जाएगा, ठीक है। ये होता है M, तो ये दोनों बराबर होता है, इसको मैंने देखो लिख दिया, ठीक है। अब देखो म्यूचुअल इंडक्टर ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनोइड, दो कोएक्सियल सोलेनोइड है, दो सोलेनोइड है, उसका एक्सिस सेम है, तो उसकी वजह से जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा वो क्या होगा, ये हमने लिख दिया। और यहाँ पर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो डिडक्शन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, N1∅1 इक्वल टू M12 ड्यू टू करंट I2, ठीक है। टोटल फ्लक्स ये चेंज होगा, देखो इसमें लिखा हुआ है ये वाला, तो इसको थोड़ा सा आप देख लेना, ये क्वेश्चन आता है, ये सब आएगा नहीं, ये सब आपके उसमें कोर्स में नहीं है, ठीक है। ईडी करंट, देखो ईडी करंट वगैरह आपके कोर्स में है नहीं, फिर भी आप इसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, बहुत सारे ईडी करंट है, ईडी करंट किस वजह से होता है, क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। ये आपका एलसी सर्किट चार्जिंग वगैरह है, ये तो आपका यूज़ नहीं होगा, ये आपके कोर्स में नहीं, ये आपका चैप्टर क्लोज हो गया, ठीक है, EMI का चैप्टर क्लोज हो गया, ठीक है। अच्छा इसमें अल्टरनेटर भी है, अल्टरनेटर हालांकि मैंने इसमें वो इंसर्ट नहीं किया है, अल्टरनेटर हम चलो तुम्हें AC में बता देंगे अल्टरनेटर, ठीक है, ओके, या